हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग टेक एजुकेशन। स्टूडेंट, कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है। और स्टूडेंट, हमारा आज का बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, इसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो आइए देखते हैं लेक्चर नंबर 5 में हमारा क्या है। लेक्चर नंबर 5 बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है हमारा। बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट, वो हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ यानी कि ओम का नियम। ओम का नियम क्या है, हम इसे कक्षा 10 और 12 में भी पढ़े हैं। तो स्टूडेंट, कुछ हम ओम के नियम को इस प्रकार पढ़ेंगे टेक्निकली तौर पर। ओम का नियम क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। आपने कक्षा 10 में ओम का नियम पढ़ा, ठीक है, कक्षा 10 में पढ़ा, 12 के 20 में पढ़ा, ठीक है। और जब आपने डिप्लोमा किया, डिप्लोमा के सेकंड सेम में पढ़ा आपने। तो स्टूडेंट, हम वहां ओम के नियम को केवल यही पढ़ते थे शॉर्ट में, न कि पूरी डिटेल में। आज हम ओम के नियम को पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो आइए देखते हैं ओम का नियम हमारा होता क्या है, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारे वैज्ञानिक हुए हैं जर्मन के जॉर्ज साइमन ओम, जिन्होंने इस नियम का प्रतिपादन किया स्टूडेंट। तो इन्होंने कहा कि यदि किसी कंडक्टर की, एक कंडक्टर लिया, ठीक है स्टूडेंट, कंडक्टर की बात कही गई है। इसको अभी तक जितने भी हमने टॉपिक पढ़े हैं मैक्सिमम उनमें कंडक्टर, चार्ज, करंट का ही जिक्र हुआ स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो आज भी यहाँ हम देखते हैं कंडक्टर के बारे में, क्योंकि हमने यहाँ पर भी कंडक्टर ही लिया, जो हमारे जर्मन के साइंटिस्ट हुए हैं जॉर्ज साइमन ओम, जिन्होंने इस नियम का प्रतिपादन किया था, यानी कि ओम के नियम को डिस्कवर किया था हमारे जर्मन के एक साइंटिस्ट, जिनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है स्टूडेंट। हम केवल ओम के नाम से ही इसे जानते हैं शॉर्ट में, ठीक है। इनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम, जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है स्टूडेंट। इन्होंने बताया था एक कंडक्टर से यदि किसी कंडक्टर की भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब, टेम्परेचर अगर अपरिवर्तित रहे तो, यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो ये कंडक्टर है हमारा, इसकी जितनी भी हमारी फिजिकल कंडीशन है, ठीक है स्टूडेंट, फिजिकल कंडीशन, और साथ ही साथ क्या हमारा ताप, टेम्परेचर, दाब, प्रेशर और हमारा बल, इन तीनों बाह्य कारकों से ये कंडक्टर हमारा मुक्त रहे, और साथ ही साथ इसकी फिजिकल कंडीशन हमारे क्या रहे, कांस्टेंट। तो इस कंडक्टर के एक्रॉस वोल्टेज कुछ होगी, और इस कंडक्टर में हमारा क्या करंट भी फ्लो कर रहा होगा। तो जॉर्ज साइमन ओम ने कहा था यदि किसी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन ताप, दाब, बल अपरिवर्तित रहे तो, यानी कि दूसरी भाषा में कहे तो इनमें कोई चेंज न आए तो, जो इसकी पहले से कंडीशन थी इस कंडक्टर की, ये कंडक्टर लिया है मैंने कंडक्टर, ठीक है स्टूडेंट। इस कंडक्टर की जो पहली कंडीशन रही होगी हमारी वो सेम रहनी चाहिए, उसमें कोई भी चेंज न किया जाएगा,
ठीक है। तो उस कंडक्टर में बहने वाली धारा आई, इसमें कुछ करंट फ्लो करेगी स्टूडेंट हमारी आई, तथा उसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज रही होगी हमारी, ठीक है स्टूडेंट। माना बी रही है हमारी, बी वोल्ट बी रही होगी, तो उस कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज उस कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो कुछ इस प्रकार मिलता है स्टूडेंट हमारा ओम के नियम के अनुसार, क्या आई कंडक्टर में बहने वाली धारा तथा कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज हमारी क्या होती है, नियत होती है, फिक्स होती है, एक कांस्टेंट होती है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा होती है। तो जैसे जैसे हमारा यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा स्टूडेंट, हमें क्या मिलेगा यहाँ से एक समानुपाती स्थिरांक 1/r इंटू v। तो I बराबर जो हमारा होगा स्टूडेंट होगा v/r। नंबर 1 फॉर्मूला एक तो हमें ये मिला, और दूसरे रूप में हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं स्टूडेंट, आइए देखते हैं। कुछ इस प्रकार हमारा क्या होगा, ये v बराबर I इंटू r, एक फॉर्मूला ये प्राप्त हुआ। और नंबर 3 पर अगर हम देखें तो कुछ एक फॉर्मूला इस प्रकार मिलेगा हमें, r ये यहां चला जाएगा और ये यहां पे, तो r बराबर v/i। तो 3 फॉर्मूले कुछ ओम के नियम से हमें इस प्रकार मिलते हैं, जो कि हम किसी सर्किट में करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस निकालने के लिए प्रयोग में लाते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ओम का जो नियम हमारा वो कहाँ एप्लीकेबल होता है, उसकी लिमिटेशन क्या है, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो देखते हैं क्या होता है हमारा स्टूडेंट। नंबर 1 तो इसमें ये निकल कर आता है कि हमारा जो करंट के लिए होता है ओम के नियम से जो फॉर्मूला मिलता है हमें, वो कुछ इस प्रकार मिलता है, I बराबर v/r। और नंबर 2 डिस्टेंस के लिए जो ओम का नियम है हमारा, वो फॉर्मूला किस प्रकार देता है हमें, वो मिलता है स्टूडेंट हमें R बराबर v/i, ठीक है स्टूडेंट। और जो वोल्टेज ड्रॉप के लिए मिलता है ओम के नियम से फॉर्मूला, वो कुछ इस प्रकार होता है v बराबर I इंटू r। ये हमारा वोल्टेज ड्रॉप भी होता है स्टूडेंट, ठीक है। क्या होता है हमारा वोल्टेज ड्रॉप के रूप में प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट देखते हैं हमारा ओम के नियम की लिमिटेशन क्या है, इसके लिमिटेशन के बारे में हम देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट देखें यहाँ पर लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। स्टूडेंट चाहे वो कोई सा भी नियम हो हमारा, चाहे वो ओम का नियम हो, चाहे वो गॉस का नियम हो, किसी का भी हो, कुछ ना कुछ उसकी लिमिट स्टूडेंट जरूर होती है। जो हमने आज पढ़ा ओम्स लॉ, उसकी जो लिमिटेशन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ओम के नियम की सीमा क्या है, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है स्टूडेंट। ओम के नियम की सीमाएं, तो स्टूडेंट नियम सीमाएं क्या होगी इसकी, या सीमाएं किसे कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। वो देख लेते हैं कि ये कहां लिमिट की बात कर दी गई है स्टूडेंट इसकी। इंग्लिश के वर्ड लिमिट से देखेंगे इसमें लिमिटेशन, सीमाएं क्या होती है सीमा, जहां जहां जिसकी लिमिटेशन की बात की जाए, अगर मान लो आपकी या मेरी लिमिट की बात की जाए, ठीक है स्टूडेंट, तो इसके अंदर वह आएगा जो हम कर सकते हैं, जहां तक हम कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं 2 किलोमीटर की रनिंग कर सकता हूं और 2 किलोमीटर से ऊपर की रनिंग नहीं कर सकता, वो मेरी लिमिट के अंदर आएगा। तो नंबर 1 पॉइंट में क्या लिखूंगा अपनी लिमिट में, मैं 2 किलोमीटर रनिंग कर सकता हूं। और नंबर 2 पॉइंट पे लिखूंगा स्टैंड में मैं 2100
मीटर की रनिंग नहीं कर सकता, यानी कि 2 किलोमीटर से ऊपर की रनिंग नहीं कर सकता। तो ठीक उसी प्रकार स्टूडेंट ओम का नियम कहाँ एप्लीकेबल है, कहाँ एप्लीकेबल नहीं है, वो इसके अंदर आएगा। ध्यान रखने के लिए थोड़ा मैं देसी कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर आता हूं स्टूडेंट, जैसे कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो लॉन्ग टाइम तक याद रहे स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए देखते हैं इसकी लिमिट क्या। तो नंबर 1 पे बात करें अगर हम इसकी, तो ओम का नियम, ओम का नियम, ओम्स लॉ किस पर डिपेंड करता या किस पर एप्लीकेबल होता? ओम का नियम केवल चालकों पर ही लागू होता है। हमने अभी एक चालक का एग्जांपल लिया था, इसका एक कंडक्टर लिया था, उसी की फिजिकल कंडीशन ताप, दाब, बल ये कांस्टेंट रखी थी, लिया था या नहीं लिया था आपके सामने है। हम पहले भी कई बार कि स्टूडेंट हम अपनी ओर से आपको केवल देसी कॉन्सेप्ट दे सकते हैं जिससे आपके टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए और लॉन्ग टाइम तक आपके याद रहे स्टूडेंट। तो ये क्या होगा, ओम्स लॉ केवल कंडक्टर पर ही लागू होता है। ठीक है स्टूडेंट, कंडक्टर पर ही लागू हमारा होता है। तो नंबर 2 पे हमारा क्या होगा, देखो जब हमारा कोई भी नियम हो उसकी लिमिट की बात कही गई है, कहा गया कि वो तो माना कि कोई व्यक्ति है, आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं शॉर्ट में, ये हमारा खंबा क्या है, हमारा खंबा, इस पे ये टिक लगे हुए हैं मीटर के कि ये इतना मीटर है जी और ये इतना मीटर है। कोई व्यक्ति ये 10 मीटर है, 10 कि 10 मीटर तक चढ़ सकता, 10 मीटर तक चढ़ जाए, तो हमने लिख लिया कि 10 मीटर तक वो आसानी से इस खंबे पर चढ़ सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो रहा बाकी का ये, तो हम क्या लिखेंगे कि इससे ऊपर वो नहीं चढ़ सकता। हमने यहाँ क्या लिखा, समझिए कॉन्सेप्ट को, कि ओम का नियम केवल कंडक्टर पर ही लागू होता है। बाकी हमारे कौन कौन बच गए, कंडक्टर के आसपास के जो कंडक्टर की श्रेणी के थे जिन्हें हम कंडक्टर के साथ में पढ़ते हैं, वो कौन कौन रह गए हमारे स्टूडेंट, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और डाइइलेक्ट्रिक। ठीक है, ये रह गए हमारे, इन पर वो क्या होगा, हमारा लागू नहीं होगा स्टूडेंट। तो ओम्स लॉ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर और हमारा किस पर, इंसुलेटर और हमारा डाइइलेक्ट्रिक पर लागू नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट, नहीं होता है। तो स्टूडेंट 2 लिमिट तो उसकी ये रही हमारी। और नंबर 3 पे अगर हम बात करें, हमने देखा नंबर 1 पर कि हमारा ओम का जो नियम है वो केवल कहाँ लागू होता है, कंडक्टर पर, और कहाँ नहीं होता, हमारा डाइइलेक्ट्रिक, इंसुलेटर और हमारा सेमीकंडक्टर स्टूडेंट। तो नंबर 3 पर हमारा स्टूडेंट निकल कर आता है ओम का नियम ट्रांसमिशन लाइन तथा ट्रांसफॉर्मर, वैक्यूम ट्यूब, डायोड, वाल्व पर लागू नहीं होता स्टूडेंट हमारा। ठीक है, इसके साथ साथ में केवल कंडक्टर पर हमने लिखा सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, डाइइलेक्ट्रिक पर लागू नहीं होता। हमारा कौन बचा, ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन, और एक क्या हमारा कौन कौन सा, वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब, टायर वाल्व, जितनी भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट है इन पर भी हमारा ओम का नियम लागू नहीं होता स्टूडेंट। ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसफॉर्मर, वैक्यूम ट्यूब। ठीक है स्टूडेंट, किस पर, ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर, और एक हमारा कौन सा स्टूडेंट, नंबर 1। ध्यान रखिए, हमें कॉन्सेप्ट को समझना है। जो मैं पॉइंट लिख रहा हूं बड़े सिंपल आपको समझाकर स्टूडेंट लिख रहा हूं। नंबर 1 पे लिखा ट्रांसमिशन लाइन, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांसफॉर्मर, और हमारा इस पर एक हमारा होता है स्टूडेंट जो हम बिलियन बनाते हैं ना सॉल्यूशन, क्या बोलते हैं उसको,
आपको पता होगा स्टूडेंट, इलेक्ट्रोलाइट पर भी हमारा ये लागू नहीं होता। इधर लिख देते हैं इलेक्ट्रोलाइट तो स्टूडेंट पर भी ओम्स लो लागू नहीं होता। ठीक है, केवल किस पर लागू होता है? कंडक्टर पर। तो स्टूडेंट ये था हमारा टॉपिक ओम्स लॉ। ये थे इसके कुछ लिमिटेशन इंपोर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आया है कि ओम का नियम, हम किसी भी टॉपिक के बारे में यह डिस्कस करते हैं कि वो हमारा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट से मतलब कि परीक्षा की दृष्टि से वह कितना इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक से आज तक कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, या उस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, या संभावना किस प्रकार के क्वेश्चन की बनती है स्टूडेंट हमारी। तो आइए देखते हैं, उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट आपको इतना तो पता ही होगा, एसएससी जेईई मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट स्टूडेंट फॉर ऑल जेईई और टेक्नीशियन TG2 एग्जाम। ठीक है स्टूडेंट, पूछ लिया जाता है, हम अब तक पढ़े हैं कि ओम का नियम होता है R बराबर V अपॉन I, R बराबर V अपॉन I, R बराबर V अपॉन I। ये पढ़ते हैं स्टूडेंट आपके साथ 10 में भी और 12 में भी और डिप्लोमा के बस सेकंड सेमेस्टर इसमें ये R बराबर V अपॉन I ये तो होता है, लेकिन बाद में बनता है ना एक यहाँ वो तो आता है ना कांस्टेंट हमारा 1 अपॉन R। जैसे हमारा प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ से हटता है स्टूडेंट, तो हमें क्या मिलता है यहाँ पर 1 अपॉन R, जो कि एक समानुपाती स्थिरांक होता है स्टूडेंट। उसके बाद में मिलता है हमें फॉर्मूला स्टूडेंट। तो जो ओम के नियम की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये पूछा गया है एग्जाम में, क्या होती है स्टूडेंट? कहीं बुक में ये भी लिखा है कि हमारा होता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? I के, ऐसा भी लिखा मिल जाता है। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से अगर वहां पर ऑब्जेक्टिव आता है, आपको ये टिक करना है I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, कंडक्टर में फ्लो करंट उसके एक्रॉस वोल्टेज के समानुपाती होती है स्टूडेंट। तो हमें ये टिक करना है स्टूडेंट, नहीं कि ये मानते हैं ये भी वही है, लेकिन इसमें डिफरेंस आ जाता है। वोल्टेज अगर पहले है और करंट बाद में हमारा, इसमें भी डिफरेंस हमारा स्टूडेंट आएगा। लेकिन अगर एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव हमारा, तो हमें टिक कौन सा करना? ये जो सा हम लिखाएगा आपसे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था कुछ हमारा इस प्रकार जो पूछते हैं ओम के नियम। अब इसकी लिमिटेशन के बारे में अगर हम देखें स्टूडेंट, तो किस प्रकार पूछता है कि ओम का नियम किस पर एप्लीकेबल है। ठीक है स्टूडेंट, तो किस पर एप्लीकेबल है हमारा, हमें 4 एग्जांपल दिए जाएंगे। उसमें दे दिया जाएगा आपको कोई कंडक्टर का नाम दे जाएगा कॉपर। ठीक है, एक एग्जांपल कुछ इस प्रकार देगा, आपको शॉर्ट में बता देता हूं, लेक्चर का टाइम हो रहा है। A B और हमारा C स्टैंड C और हमारा D। नंबर 1 पर देगा यहाँ पर एक हमें डाइलेक्ट्रिक की बात करेगा, वो किसकी? KOH, जो हमारा सेल्स में बताया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, और एक देगा हम सेमीकंडक्टर जितने भी होते हैं हमारे, सेमीकंडक्टर की बात करें इसमें तो कुछ भी आ सकता है, मैं किसी एक का नाम नहीं लिखूंगा। और नंबर 3 पे लिखेगा हमारा वो कॉपर। ठीक है स्टूडेंट, और 3 पर लिखेगा हमारा स्टूडेंट वो किसी ट्रांसमिशन लाइन या वैक्यूम ट्यूब, ट्रांसफार्मर, इंसुलेटर देगा स्टूडेंट, रबर देगा, प्लास्टिक देगा स्टूडेंट है। तो कुछ इस प्रकार पूछा जाएगा, आपको देखना कि ओम्स लॉ किस पर एप्लीकेबल होता है? कंडक्टर पर केवल। तो आप देखो कंडक्टर के आस में कॉपर, तो आप कॉपर का टिक लगाओगे, ना कि इन तीनों को। इस प्रकार इस टॉपिक के अंदर से अनेक क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट ओम्स लॉ से। जैसे हमने पढ़ा था 10 में कक्षा और 12 में और डिप्लोमा के सेकंड सेमेस्टर में, ठीक उसी प्रकार है, थोड़ा सा ही संशोधन हुआ है यहाँ से वहां करके स्टूडेंट। यहाँ बताया गया लिमिटेशन क्या है, क्या क्या पूछा जाता है, इस फॉर्म में आता है, केवल इतना ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में हमारा इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट। तो वीडियो को शेयर कीजिए और अपने जो साथी है जो डिप्लोमा लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेईई इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और ITI TG2 ALP टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारा ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। हम स्पेशल
आपके लिए ये टॉपिक के बाद जो लेकर आते हैं बाद में इसका निष्कर्ष कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इसमें क्या महत्वपूर्ण हो, वो आपके लिए बहुत ही मददगार सिद्ध होगा स्टूडेंट एग्जाम के लिए। तो वीडियो को शेयर कीजिए जो आपके साथियों, उन्हें बोले कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे ही हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड होगा आपके फ्रेंड्स के मोबाइल में नोटिफिकेशन आएगा और आपके भी। तो वीडियो से लगातार जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।